Hello, my dear friends. How are you? I hope all of you are good and fine, doing well in your life. I hope आप सबकी पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी. So I am back here with the weekly recap of the current affairs from 4th of November to 14th of November. 4 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक के सारे आपके करंट अफेयर्स मैं लेके आया हूँ. इन केस अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा. किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आए, डिस्क्रिप्शन में दिक्कत आए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा. मैं उसको कहीं ना कहीं से करेक्ट करके आपको वापस रिप्लाई करूँगा. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी लॉन्चेस फेज 2 ऑफ रिटेल सेल्स. अब ये रिटेल सेल्स होता क्या है, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? बेसिकली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये एक गाड़ी शुरू करी है जो सस्ते दामों पे NCCF और नेफेड जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लोगों को अनाज देंगी, जैसे दाल, चावल, गेहूं एट्सेट्रा. ठीक है. अब इसमें भारत आटा है जिसकी MRP है 30 रुपये पर केजी, जो कि मार्केट रेट से काफ़ी कम है. भारत राइस है जिसकी MRP है 34 पर केजी एंड दैट इज़ बीइंग मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर ड्यूरिंग फेज़ 2. मतलब फेज़ 2 में ये रेट्स स्टार्ट कर दिए गए हैं. इसके बाद इनिशियल स्टेज में जो फेज़ 2 था, जब शुरू हुआ था, उस टाइम 3.69 लाख मेट्रिक टन वीट और 2.9 लाख metric ton of rice were made available for retail sales. During phase 1, around 15 to 20 lakh metric ton of Bharat Atta and 14.58 lakh metric ton Bharat rice was made available to general consumers at subsidized rate. ये रेट बहुत सब्सिडाइज हैं. और अगर आज के डेट में आप लोग आटा वाटा लेने जाते होंगे, आपको रेट्स पता होंगे, तो आप ये खुद कंपेयर करके देख सकते हो कि इसमें रेट्स कितने कम हैं. ठीक है जी. भारत आटा एंड भारत राइस विल बी अवेलेबल एट स्टोर्स एंड मोबाइल वैन्स. जो ये वैन्स इन लोगों ने शुरू की हैं, जो प्रहलाद जोशी जी ने शुरू की हैं, जो इन कंसेप्ट है ये वैन्स वाला कंसेप्ट, ये स्टोर्स भी मिलेंगे और वैन्स भी मिलेंगे. और जैसा कि मैंने बताया, नेफेड और NCCF ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ई-कॉमर्स के थ्रू भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगी 5 kg और 10 kg के पैकेट्स में. राइट. तो पहला ये था. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मेरे इस वीडियो के साथ में करंट अफेयर्स का ये जो पावर पॉइंट मैंने बना रखा है, ये प्रेजेंटेशन भी मैं अटैच करूँगा, सो दैट आपके रेडी रेफरेंस के लिए ये आपके साथ में रहे. आगे बढ़ते हैं. The International Solar Alliance announces the selection of its third Director General. Right? कौन बने हैं देखते हैं. इंडियन सोलर अलायंस के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है आशीष खन्ना. राइट. तो ये आशीष खन्ना जी अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल हो गए हैं. और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता होगा कि ये यूनाइटेड नेशंस का एक इनिशिएटिव है जिसकी फ्लैगशिप जो है वो इंडिया कर रहा है. तो बेसिकली दिस इज़ इंडियाज़ बेबी विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू इंडिया बाय यूनाइटेड नेशंस. ओके. The Director General of ISA plays a crucial role in supporting the Assembly in advancing the International Solar Alliance mandate. This includes supporting to member countries in the addressing common challenges and emerging in coordinated action to scale up deployment of solar energy globally. Dr. Ajay Mathur, who has led अलायंस सिंस 2021, जो आउट गोइंग है, मतलब जो जा रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, राइट, उनके अंडर में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे हुआ था, जहाँ पे सिग्नेटरी कंट्रीज़ 103 हो गई थी और मेंबर कंट्रीज 103 हो गई थी और सिग्नेटरी कंट्रीज 17 हो गई थी. तो कुल मिला के देयर वर
approximately 120 countries who joined hands in International Solar Alliance. The International Solar Alliance is an international organization with 120 members and signatory countries. It works with governments to approve energy access and security worldwide and promise solar power as a substantial, sustainable transition to a carbon neutral future. ISA's mission is to unlock $1 trillion of investment in solar by 2030 while reducing the cost of the energy and its financing. ओके मतलब 120 मेंबर्स हैं ISA के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, और ये गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी और कोशिश करते हैं कि सोलर एनर्जी को यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए ताकि कार्बन एमिशन कम हो और कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर रहे आगे जाके, ठीक है। और इनका प्लान है $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना बाय 2030 सो दैट सोलर पावर का मेजर रोल बढ़ जाए। ओके, लेट्स गो अहेड। 5th एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिगिंस एट अंबाला। अब इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये कहाँ पे हुई है और इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले दोनों देश कौन से थे, इंडिया और वियतनाम थे, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या था। तो इस एक्सरसाइज का नाम है विनबैक्स 2024। ये अंबाला हरियाणा में हुई है शुरू, और ये 5वीं बार हो रही है। 5 साल से लगातार चल रही है, 5वीं बार ये एक्सरसाइज अब यहाँ पे हो रही है, और ये 4 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगी। ओके, इसमें आपको इससे ज़्यादा याद रखने वाला कुछ भी नहीं है। बाकी PDF रहेगा ही, अगर आपको कोई रेफरेंस लेना हो तो आप PDF निकाल के और अपने पास रख सकते हो, उसमें पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है, इंडिया और वियतनाम के बीच में आर्मी एक्सरसाइज हुई, कहाँ हुई, अंबाला में हुई, नाम क्या था, विनबैक्स, बस दैट्स इट। एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। ओके, External Affairs Minister S. Jaishankar inaugurates India's new consulate in Brisbane. ब्रिस्बेन में एक नया कॉन्सुलेट इनाग्रेट किया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है, और ऐसा इसलिए है कि ब्रिस्बेन जो है वो क्वींसलैंड के बहुत पास है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है जहाँ बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो उनकी इजी एक्सेस टू देयर गवर्नमेंट, टू देयर होम गवर्नमेंट के लिए ये कॉन्सुलेट जो है वो ब्रिस्बेन में खोला गया है, राइट। इसको इनॉग्रेट किया एस जयशंकर ने, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वो ये आएगा कि जो नया कॉन्सुलेट ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है वो किस शहर में खोला गया है। उसका नाम है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन किस स्टेट में आता है, क्वींसलैंड में आता है, और क्वींसलैंड में इंडियन सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी ये इसकी कहानी है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, द कॉन्सुलेट इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द एक्सपैंडिंग इंडियन कम्युनिटी इन क्वींसलैंड वेयर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, राइट। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस, और यही क्वेश्चन बन के आएगा कि अगर क्वेश्चन 2 फॉर्म्स में आ सकता है। एक फॉर्म ये हो सकता है कि भाई कहाँ खोला गया है, तो ब्रिस्बेन में खोला गया है। क्यों खोला गया है ब्रिस्बेन में? इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कंसिडरेबली हायर है, ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे हिंदुस्तानी, इसलिए खोला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ONGC और NTPC ने एक जॉइंट वेंचर किया है टू एडवांस रिन्यूएबल न्यू एनर्जी इंटरेस्ट। रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए ONGC और NTPC, जो कि है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC और ONGC के ये फुल फॉर्म्स हैं। इन दोनों ने जॉइंट वेंचर किया है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने का, राइट। सो द जॉइंट
venture will be formed by companies Green Energy subsidiaries NTPC Green Energy NGEL and ONGC Green Energy OGL in equal partnership. 50-50% पार्टनरशिप होगी दोनों की. The partners signed joint venture agreement in February 2024, right? और ये किसके अंतर्गत हुआ है? ये नीति आयोग के अंतर्गत हुआ है. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि ONGC और NTPC ने जो जॉइंट वेंचर किया है एडवांस रिन्यूएबल और न्यू एनर्जी इंटरेस्ट के लिए, वो किसके थ्रू हुआ है? तो वो हुआ है नीति आयोग के थ्रू. ठीक है. दूसरी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को पूछें तो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट करने के लिए किस किस कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है? तो उसका आंसर आएगा ONGC और NTPC. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Cairns becomes India's first oil and gas company to join UNEP's OGPM. राइट. तो अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि UNEP होता क्या है. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज UNEP, राइट. और OGMP इसका एक पार्ट होता है, राइट, जिसका कि मतलब होता है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप. ठीक है. तो ये UNEP के अंतर्गत आता है. और कैरन्स जो इंडियन कंपनी है वो इंडिया की पहली कंपनी बनी है जो UNEP के इस प्रोजेक्ट में OGMP का रोल अब निभाएगी, राइट. तो यही डिटेल है कि ऐसी पहली कौन सी कंपनी है. जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही करके आएगा. इंडिया की पहली कंपनी कौन सी है जो UNEP के प्रोजेक्ट में OGMP बनी है? तो दैट इज कैरन्स. ठीक है. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि OGMP 2.0 was established a comprehensive framework that includes best practices reporting system. It emphasizes accurate measurement, reporting and verification of methane emission to drive reductions effectively. जो OGMP पहले होता था UNEP के थ्रू, उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी. इसको अब और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया गया है ताकि जो मीथेन एमिशन है उसको कैलकुलेट किया जाए, एनालाइज किया जाए और उसको रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स, एक्यूरेट मेजर्स जो है वो निकाले जाएं ताकि मीथेन एमिशन कम हो पाए. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर याद रखिएगा. बाकी कैरन्स बिकम इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस कंपनी टू ज्वाइन UNEP's OGMP 2.0. Asian Buddhist Summit 2024. Ministry of Culture and International Buddhist Confederation organized first Asian Buddhist Summit on 5th and 6th November 2024 in New Delhi. One of the remarkable achievements of the first Asian Buddhist Summit was the successful organization of the two parallel forums, each offering an array of insightful perspective. Right? So Asian Buddhist Summit पहला कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ. ठीक है. पूरी दुनिया से इसमें बुद्धिस्ट लोग आए. उसमें कुछ जो है वो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे जिनका रिलीजन बुद्धिज़्म है. कुछ टीचर्स थे बुद्धिज़्म के, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी थे, राइट. और जो इसका थीम था वो था रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, राइट. तो जो बुद्धा के कंसेप्ट्स हैं उनके थ्रू एशिया को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है. फॉर दैट मैटर इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर वर्ल्ड, कि वर्ल्ड को कैसे और बेटर बनाया जा सकता है फ्रॉम द टीचिंग्स गिवन फ्रॉम बुद्धा, गौतम बुद्ध. ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा.
वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर, ये हर साल मनाया जाता है क्योंकि 5 दिसंबर 2005 को एक सुनामी आई थी जिसमें करीब 2.5 लाख लोग मर गए थे। मेरे ख्याल से 21st सेंचुरी का इससे बड़ा डिज़ास्टर अभी तक नहीं हुआ है, नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है। और ये बहुत दुखद घटना थी, मुझे अच्छे से याद है। उस समय मैं हॉस्टल में था, पढ़ाई कर रहा था अपनी। तो मैंने पहली बार लाइफ में ये नाम सुना कि सुनामी होती है। तो सुनामी क्या होती है, फिर काफ़ी चर्चा हुई, उसके बाद समझ में आया कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के चलते चक्कर में जो समुद्र के नीचे जो भूकंप आते हैं उससे सुनामी उठती है, और ये बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ होती है। सुनामीज़ उसके बाद भी आई, पर इतनी ख़तरनाक सुनामी जो 2005 वाली थी, 5 नवंबर 2005 वाली, वो दोबारा नहीं आई। तो वर्ल्ड सुनामी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इट्स 5 नवंबर। सो यू हैव ओनली टू रिमेंबर दिस। बाकी डिटेल्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू लॉन्चेस दीपम 2.0 स्कीम, प्रोवाइड्स फ्री गैस सिलेंडर्स टू एलिजिबल फैमिलीज। तो दीपम 2.0 स्कीम कहाँ शुरू हुई? आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। किसने शुरू की? चंद्रबाबू नायडू ने शुरू की। और ये स्कीम में होता क्या है? इसमें गैस सिलेंडर्स दिए जाते हैं एलिजिबल फैमिलीज़ को। और एलिजिबिलिटी कौन कैलकुलेट करेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ये बाकी की डिटेल्स हैं, जो आप ज़रूरी समझें उनको याद रखिए, जो आप ना ज़रूरी समझे उसको ना याद रखिए। बाकी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ज़रूर याद रखिएगा। जो हाइलाइट्स मैं आपको दे रहा हूँ हर स्लाइड पे, उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने कौन सी स्कीम लॉन्च की? दीपम 2.0। इसमें क्या होगा? इसमें सिलेंडर्स दिए जाएंगे एलिजिबल फैमिलीज को। दैट्स इट, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसरो सेट टू लॉन्च यूरोपियन यूनियंस प्रोबा 3 सन ऑब्जर्वेटरी मिशन इन दिसंबर 24। यूरोपियन यूनियन का प्रोबा 3 सन ऑब्जर्वेटरी मिशन इंडिया लॉन्च करेगा इसरो से, श्रीहरिकोटा से, ठीक। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज सेट टू लॉन्च यूरोप्स प्रोबा 3 सन मिशन, a pioneering project that employs 2 spacecrafts working in tandem to study the sun's corona and measure its energy output with unprecedented precision। ठीक है, कोरोना को बेसिकली स्टडी करने के लिए ये मिशन किया जाएगा शुरू। बाकी ये दिसंबर 2024 में लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से, ठीक है। और ये इंडिया के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक टाइम था कि हम सैटेलाइट बनाते भी नहीं थे, और आज यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ से, हमारे पीएसएलवी से, पीएसएलवी का मतलब तो आप लोगों को पता होगा ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो हमारे पीएसएलवी से अपने सैटेलाइट्स ये लोग अब शूट कराते हैं स्पेस में। तो दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। ये बाकी इसकी डिटेल्स हैं। तो इसमें याद रखने वाली बातें क्या हैं? इसमें याद रखने वाली सबसे पहली बात ये है कि इसरो ने यूरोपियन यूनियन के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, दिसंबर 24 में लॉन्च होगा। नाम क्या है? प्रोबा 3 सन ऑब्जर्वेटरी मिशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, प्रोबा 3 सन ऑब्जर्वेटरी मिशन। Cabinet approves PM Vidya Lakshmi scheme to provide financial assistance to meritorious students। अब क्या है कि जो पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं और मेरिटोरियस हैं, टॉपर्स हैं, पर उनके पास में फाइनेंस की कमी है, राइट। तो ऐसे में उन बच्चों को 7.5 लाख तक का अमाउंट पढ़ाई के लिए दिया जाएगा, ठीक है।
और अगर किसी हायर एजुकेशन में वो चला जाता है, जैसे मान लो उसने आईआईटी क्लियर कर लिया या एमबीबीएस नीट क्लियर कर लिया, तो उस केस में उसको 10 लाख रुपए तक भी दिए जा सकते हैं. दिस इज पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, राइट? एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट इज फॉर एवरी मेरिटोरियस स्टूडेंट जो पढ़ने में अच्छा है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से आता है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, राइट? और इसमें कई जगह पे फुल इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा, यानी कि 0% पे लोन होगा ये. और जब आप कमाना शुरू करेंगे उसके बाद आप इसका रिपेमेंट शुरू, उसके भी 3-4 साल बाद इसका रिपेमेंट शुरू होगा. सो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. और बहुत लोग इसका लाभ उठाने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में. इसके मेन पॉइंट्स ये हैं जो मैंने आपके सामने दिए हुए हैं. इसमें आपको याद क्या रखना है कि पीएम ने मेरिटोरियस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? विद्या लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की है, राइट? ओके. जापान लॉन्चेस फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिंगोसैट टू टेस्ट स्पेस ग्रेड वुड. ये वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है जिसको लिंगोसैट का नाम दिया गया है. ये आपको याद रखना है. जापान ने लॉन्च करी है, और लॉन्च करी है इसलिए कि ये देख पाएँ कि स्पेस ग्रेड की वुड है कि नहीं. ठीक है? इट्स ए एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो सिर्फ वुड को चेक करने के लिए भेजा गया है. अगर मान लीजिए ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे जाके जो सैटेलाइट बनेंगे उनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एक स्पेशल तरह की वुड है, मैं आपको अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा, जो जापान में ही पाई जाती है. और अगर ये सेटिस्फैक्ट्री निकली, ये एक्सपेरिमेंट सेटिस्फैक्ट्री निकला, तो ये सैटेलाइट बनाने का बहुत अच्छा तरीका आगे आ जाएगा. क्योटो यूनिवर्सिटी की रिसर्च के बाद इसको लॉन्च किया है, उन्हीं के रिसर्चर्स ने लॉन्च किया है. फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, लिंगोसैट इसका नाम है, और अल्टीमेट गोल इसका है बिल्डिंग सस्टेनेबल हैबिटेट्स इन स्पेस. ठीक है जी. द सैटेलाइट इज मेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ मंगोलिया ट्रेडिशनली यूज्ड इन जापानीज वर्ड जापानीज स्वॉर्ड शीट्स. जो जापान की तलवारें होती थी उसका जो पकड़ने का हत्था होता था ना, वो इस वुड से बनता था. ठीक है. दिस एम्स टू शोकेस टिम्बर एज एन ऑल्टरनेटिव मटीरियल फॉर स्पेस स्ट्रक्चर्स, यानी कि नॉट ओनली सैटेलाइट्स बट स्काई लैब्स, स्पेस ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरीज, ये सब भी इस वुड से बन सकती हैं. तो अभी ये टेस्ट फेज में है. अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप यकीन मानिए, सैटेलाइट हो, स्काई लैब्स हो, ऑब्जर्वेटरीज हो, स्पेस में जो कुछ भी आपको बनाना है वो बनाना बहुत बहुत सस्ता हो जाएगा. बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग होगी. बट लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट टू कम, राइट? तो यहाँ पे याद क्या रखना है, लकड़ी की बनी पहली सैटेलाइट किसने लॉन्च की? जापान ने. सैटेलाइट का नाम क्या था? लिंगोसैट. बस. बाकी डिटेल्स स्लाइड में है, आप देख सकते हैं. IFC to partner with Bajaj Finance to pump in $400 million for climate finance. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बजाज फिनसर्व के साथ में कोलैबोरेशन किया है $400 मिलियन क्लाइमेट फाइनेंस में लगाने के लिए. ठीक है. तो ये इसके डिटेल्स हैं. अब इसमें समझने वाली सिर्फ दो ही बातें हैं. IFC ने क्लाइमेट फाइनेंस के लिए किसके साथ में जॉइंट वेंचर किया? बजाज फिनसर्व के साथ में या बजाज फाइनेंस के साथ में. ठीक है. और इससे होगा क्या? IFC
the funding is aimed at increasing competitiveness in the climate finance market, supporting the country's climate goals and promoting financial inclusion. यानी कि जैसे अभी यूनाइटेड नेशंस की COP29 चल रही है, वो किस लिए चल रही है? वो इसीलिए चल रही है ना कि जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो बहुत जल्दी से बदल रहा है, पर अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि हम उसको रिवोक ना कर पाएँ। तो वो सक्सेसफुली रिवोक हो जाए, इस चीज़ के लिए अभी इस तरह की जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं। ये अकेला जॉइंट वेंचर नहीं है जो आईएफसी ने बजाज के साथ में किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं और करती भी रहेंगी। ठीक है, तो इसमें बात याद रखने वाली ये है कि 400 मिलियन आईएफसी बजाज फाइनेंस को देगा क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, बाकी पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, या पीडीएफ बाद में आप डाउनलोड करके अपने पास मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान जॉइंट पैनल फॉर्म्ड फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑन चीता प्रोजेक्ट। ये एक बड़ी मज़ेदार खबर है। इसके वैसे आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। अब हुआ क्या था कि मध्य प्रदेश में से दिसंबर 2023 में एक चीता राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में घुस गया और वहाँ उसने बड़ा उत्पात मचाया। फाइनली उसको कुन्नू नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ भेज दिया गया। पर इससे हुआ क्या कि दोनों सरकारों ने ये सोचा कि भाई ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में भी शेर चीते बहुत हैं और मध्य प्रदेश का भी जो पथरीला इलाका है वहाँ पे शेर चीते बहुत हैं, जो चंबल का एरिया है बेसिकली मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी शेर चीते बहुत हैं। तो इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक पैनल बनाया गया है जो इस टास्क में लगा है। यह आइडेंटिफाई करेगा कि चीतों को कैसे कंजर्व किया जाए, किस लैंडस्केप में उनको रखा जाए, कोई एक सेपरेट कॉरिडोर उनके लिए बनाया जाए जहां वो सेफ भी रहें, मूवमेंट भी कर पाएँ और उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, ना चीतों को दिक्कत हो, ना चीतों की वजह से इंसानों को दिक्कत हो। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेर चीते पाए जाते हैं। ठीक है, ये बाकी डॉटेड पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। तो भाई नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 नवंबर। ये डेट याद रखिएगा बस, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 2014 से बनाया जा रहा है, मतलब ऑब्जर्व किया जा रहा है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, बताया जाए कि प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट कैसे लिया जाए। और पैलिएटिव केयर कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड विद द इंक्रीज ऑफ बर्डन ऑफ कैंसर। हर साल करीब 2.5 लाख लोग नए आ रहे हैं कैंसर के, उबर के, हर साल। तो ये एक चिंता का विषय है। इसके लिए कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई मेक्स चेंजेस टू केवाईसी नॉर्म्स टू अलाइन इट विद मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। अब हो क्या रहा था कि किसी की केवाईसी पे कहीं पैसा भेजा जा रहा था, जिसको इलीगली पैसे को हेरफेर करने को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो उसके लिए आरबीआई ने कुछ रूल्स बनाए हैं, देखते हैं क्या है। द रिजर्व बैंक ऑन वेडनेसडे made changes to KYC norms to align them with recent amendments carried out in the prevention of money laundering rules and revised certain existing instruction. ठीक है, according to the amendment to the master direction KYC direction 2016, regulated entities will have to apply the customer due diligence procedure at the unique customer identification code level, right?
तो यूसीआईसी एक कोड होता है, जहाँ पे भी आप खाता खुलवाते हो वहाँ पे आपको एक कस्टमर आईडी मिलता है, राइट, जिसको हम लोग कस्टमर आईडी बोलते हैं। ये कस्टमर आईडी वाला सिस्टम जो शुरू हुआ है ये आई थिंक 2007-2008 में शुरू हुआ है। उससे पहले सिर्फ खाता संख्या होती थी, कस्टमर आईडी नहीं होती थी। तो यूसीआईसी वही कस्टमर आईडी है। तो अब यूसीआईसी के ऊपर ये भी केवाईसी में शामिल किया जाएगा। एक चीज़ तो ये हो गई। द अमेंडेड प्रोविजन इन द मास्टर डायरेक्शन हैव कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया भैया, ये शुरू हो गया, ठीक है ना। सेट द सर्कुलर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। Amendments have also been made regarding CDD procedures and sharing KYC information with the Central KYC Record Registry। ये एक अलग संस्था है जो KYC के रिकॉर्ड्स रखती है। तो अब ये अमेंडमेंट जो लागू होगा तो UCIC कोड जितने भी हैं वो सारे अब इस संस्था के पास भी जाएंगे जो सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री संस्था है इसके पास, ठीक है। तो ये मोटी मोटी कहानी है। इसमें से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए इसके हर पॉइंट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसकी कुछ डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, आप कमेंट्स में बोल के मुझसे पूछ सकते हैं, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कई तरीके हैं। बट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़रूर आएगा। ख़ास तौर पे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, आप लिख के रख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू बैन अंडर 16 चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल मीडिया। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने डिसाइड किया भाई कि 16 साल से नीचे का बच्चा सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता। ना वो फेसबुक पे आ सकता, ना वो यूट्यूब पे कोई चैनल बना सकता है, ना वो इंस्टाग्राम पे जा सकता है, और भी जो और टिकटॉक वगैरह जितने भी फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया हैं। 15 साल तक के अगर आप हो या 16 से नीचे हो तो आप सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रेलिया पे नहीं जा सकते। ये मेन चीज़ है। बाकी ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। बस मेन चीज़ ये है कि किस देश ने अंडर 16 के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन किया है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब क्यों किया है, किस लिए किया है, ये सब कोई नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा दैट विच कंट्री हैज़ बैन्ड चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम सोशल मीडिया, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ओके। US President Donald Trump appoints Susie Wiles as the first female White House Chief of Staff। 248 साल हो गए हैं अमेरिका को आज़ाद हुए, अभी तक वाइट हाउस में फीमेल चीफ नहीं हुई थी, चीफ ऑफ स्टाफ, फीमेल चीफ ऑफ स्टाफ। ये सूजी वाइल्स बनी है, जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा इलेक्शन कैंपेन था उसको इन्होंने ही बड़ा इफेक्टिवली मैनेज किया, और रिजल्ट क्या आया वो आपके सामने है, ठीक है। तो हु इज़ द फर्स्ट लेडी चीफ ऑफ स्टाफ, फीमेल चीफ ऑफ स्टाफ इन वाइट हाउस? सूजी वाइल्स, नाम याद रखिएगा, सूजी वाइल्स। ये बुलेट पॉइंट्स हैं जिसमें डिटेल दी हुई है, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा, पॉज करके पढ़िए, बाद में पढ़िए, जैसी आपकी इच्छा। पर मेन क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि पहली फीमेल चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ वाइट हाउस कौन थी, कौन है? सूजी वाइल्स, ओके। चलिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्र हिंद कमेंसेज इन महाराष्ट्र। अब देखिए, ये एक्सरसाइजेज में जो होते हैं वो कॉमन मोटिव्स यही होते हैं कि कौन किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, कौन किस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, कौन कैसे चीज़ों को अप्रोच कर रहा है। तो ये लोग एक दूसरे की चीज़ों को अपनाते हैं,
एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बोलना बहुत मुश्किल है, बस आपको ये याद रखना है कि ये एक्सरसाइज का नाम क्या था। इसका नाम था ऑस्ट्रहिंद, और ये हुई कहाँ पे थी? ये पुणे में हुई थी, महाराष्ट्र में। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। और ये 8 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगी। ठीक है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑस्ट्रहिंद, और हुई कहाँ पे है? पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस, 9th to 15th नवंबर। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि साइंस को हम लोग इस तरह से कैसे यूटिलाइज करें कि हम वर्ल्ड पीस के लिए उसको यूज़ कर सकें, इस तरह का मंथन होता है। और ये एक सेशन चलता है, द इंटरनेशनल साइंस वीक एंड पीस ऑब्जर्व्ड एनुअली फ्रॉम 9 to 15 नवंबर सिंस 1986 is a global initiative aimed at promoting the role of science in following peace and development, right? तो ये मोटा मोटा यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। और यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, UNGA, उसने भी इसको एज अ रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। 43/61 नंबर है रिजोल्यूशन का, दिसंबर 1988 में। ठीक है, उसके बाद से ये 9 to 15 नवंबर को पक्का हर साल मनाई जाती है। और UNGA के जो मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने ही अर्ज किया था कि इस वीक को ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम साइंस को पीस और डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, बुलेट पॉइंट्स आप पढ़ ही सकते हैं, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। जेन वॉइस लॉन्चेस UPI पेमेंट्स फॉर सीनियर सिटीजन विद सिक्योर इंटरफेस। जेन वॉइस जो कि एक फिनटेक है ऑब्वियसली, उसने बुज़ुर्गों के लिए एक UPI ऐप बनाया है जो ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, और उसमें हैक करना, उसको फोर्ज करना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट? तो ऑडियो बेस्ड है। ठीक है, आप बोल भी सकते हो और वहाँ से आपको जेनवाइज UPI ऐप से आपको आवाज़ भी आ जाएगी, आप सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हो, राइट? सिक्योरिटी फीचर्स लाइक जियो फेंसिंग, मतलब आप ज्योग्राफी के बाहर जाके उससे बिना पासवर्ड के आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा फेस और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चाहिए, या तो फेस का हो या बायोमेट्रिक का हो या दोनों का हो, दोनों का भी चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ सिक्योरिटी फीचर्स इन लोगों ने ऐड किए हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए UPI ऐप किसने लॉन्च किया? जेनवाइज ने लॉन्च किया। ठीक है, और इसके ये किस बैंक के साथ मिलके ज्वाइन किया है इसने? एक्सिस बैंक के साथ में। ठीक है ना, एक्सिस बैंक वॉज द बैंक विच वॉज एक्चुअली फंक्शनिंग फॉर जेनवाइज फॉर लॉन्चिंग दिस UPI पेमेंट ऐप फॉर सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए। पंकज अडवाणी, ये नाम तो सबने ही सुना होगा, ये बिलियर्ड्स और स्नूकर के बादशाह हैं। इन्होंने अभी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 150 अप टाइटल जीता है। ठीक है, ये वर्ल्ड चैंपियन हो गए एक बार फिर से, और ये कई सालों से वर्ल्ड चैंपियन है वैसे भी। सो ये मेरे ख्याल से इनका नाना करते भी 20वां वर्ल्ड चैंपियनशिप का अवार्ड होगा। 20 अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सिंगापुर में ये चल रहा था टूर्नामेंट बिलियर्ड्स का। इसमें जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं वो बने हैं पंकज अडवाणी, और इंडिया से ही सौरव कोठारी जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल
जीता है इसी चैंपियनशिप में। ठीक है, पंकज ने इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को फाइनल क्लैश में हराया दोहा में, कतर में। ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो याद आपको बस इतना ही रखना है। पीएम मोदी ने भी इनको अप्रिशिएट किया, इनके डेडिकेशन को गेम के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग, पीएम मोदी ने एक्स पे ट्वीट किया था और इनको बधाई दी थी। तो पंकज अडवाणी ने IBFS वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप को जीत लिया है। राइट, लेट्स गो अहेड। इन टोटल अडवाणी होल्ड्स 28 वर्ल्ड टाइटल्स इन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर बोथ। मतलब बिलियर्ड्स और स्नूकर मिला के इनके पास में 28 वर्ल्ड टाइटल हैं। तो आप खुद सोच लो कि ये मतलब ये क्या चीज़ होंगे, क्या बिलियर्ड्स खेलता होगा ये बंदा और क्या स्नूकर खेलता होगा, जो 28 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बिगिंस इन बाकू इन अजरबैजान। ठीक है, अब ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो रहा है भाई। तो द प्राइमरी गोल ऑफ COP29 इज टू ब्रिंग टुगेदर कंट्रीज टू डेवलप एंड शेयर प्लान फॉर कर्बिंग फर्दर ग्लोबल वार्मिंग। इट विल ऑल्सो फोकस ऑन स्केलिंग अप क्लाइमेट फाइनेंस। आप समझ रहे हो, जो मैंने बजाज और IFS वाला आपको स्लाइड दिखाया था, वो आप यहाँ से कोरिलेट करो। वहाँ पे भी मैंने COP29 का नाम लिया था, यहाँ पे भी ये चीज़ COP29 कह रहा है कि हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं फाइनेंसिंग करने के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, टू हेल्प डेवलपिंग नेशंस टैकल द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। राइट, delegates from about 200 countries, business leaders, climate scientists, indigenous peoples, journalists, and various other experts and stakeholders are expected to attend the summit, which will last until November 2022. November 22, 22 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है ना, बाकी के ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो मेजरली इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मेजरली इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें हैं कि COP29 कहाँ हुआ था, बाकू में हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। और क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में इस पे मेन मुद्दा रहा इस बार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंडाल्को रैंक्ड वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी। अब हिंडाल्को का नाम हम सब ने सुना है, आदित्य बिरला ग्रुप की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कंपनी है जो स्टील बनाती है। राइट, तो देखते हैं, ये 5वां कंसेक्यूटिव ईयर है जब इनको मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी कहा गया है। राइट, 5वां लगातार ईयर है, 5th कंसेक्यूटिव ईयर। So they are performing consistently well, it can be said. In 2024 edition of the S&P Global Corporate Sustainability Assessment rankings, Hindalco was the only aluminium company to secure the top position. Right? तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। हिंडाल्को ने लगातार 5वीं बार वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी का अवार्ड जीता है। जस्टिस संजीव खन्ना टेक्स ओवर एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो पुराने हमारे DY चंद्रचूड़ थे, वो मिस्टर DY चंद्रचूड़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो अब रिटायर हो गए और उनकी जगह अब संजीव खन्ना ने ओथ ले ली है। उनको ओथ दिलवाई है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये 51st चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। और काफ़ी लोग, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी और कई सारे लोग यूनियन मिनिस्ट्री के और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वहाँ पे आए थे,
जब इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, और इन्होंने अभी ये इमीडिएट इफेक्ट से ये ही हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन लॉन्चेस नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम, राइट। ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। इन्होंने क्लस्टर्स बनाए हैं छोटे छोटे, ठीक है, सिडबी के साथ मिलके, जहाँ पे ये एमएसएमई को प्रमोट करेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि अभी एमएसएमई को प्रमोट किया जा रहा है मैक्रो बेसिस पे, ठीक है। अब ये माइक्रो बेसिस पे करेंगे, छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाएंगे और उन क्लस्टर्स में सिडबी के ऑफिसेज भी जाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी शुरुआत हो गई है, सिडबी के 6 नए ऑफिसेज खोल दिए गए हैं और इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के डेवलपमेंट पे रहेगा, राइट। तो जो 6 नई ब्रांच इनॉग्रेट हुई हैं सिडबी की, वो है तुमाकुरू में, रायचूर में, शिवमोगा में, कालाबुर्गी में, मंगलुरु में और विजयपुरा में। अभी ये एक्सपेंशन शुरू हुआ है, बट रिमेंबर दिस एक्सपेंशन इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बिकॉज ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। एमएसएमई से ही सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, इसीलिए इसको माइक्रो लेवल पे अब लेके आया गया है, क्लस्टर लेवल पे इसको लेके आया गया है। छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उसमें सिडबी के ऑफिसेज होंगे और वो सिडबी के ऑफिसेज एमएसएमई से डायरेक्टली टच में आके बात करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको फंड करेंगे। ये प्लान है। फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास बिगिंस इन न्यू दिल्ली। तो अब इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बातें याद रखने वाली हैं कि पहली स्पेस एक्सरसाइज कौन सी हुई थी, अंतरिक्ष अभ्यास नाम था, कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। अब ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। डिफेंस स्पेस एजेंसी अंडर द हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इज कंडक्टिंग अंतरिक्ष अभ्यास 2024 फ्रॉम 11 नवंबर टू 13 नवंबर, 3 दिन के लिए, ठीक है। दिस एक्सरसाइज एम्स टू एड्रेस द ग्रोइंग थ्रेट टू एंड फ्रॉम स्पेस बेस्ड एसेट्स एंड सर्विसेज। अब आप लोगों ने सुना ही होगा, न्यूज़ में भी आता है कि कई सारे देश, स्ट्रॉन्ग देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सैटेलाइट्स में इस तरह के अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी लगा रखी है कि वो चाहें तो स्पेस से भी किसी कंट्री को तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के तरीके से हो, चाहे वो ब्लास्ट के तरीके से हो, कम्युनिकेशन जैम करना हो, किसी भी तरीके से वो बर्बाद कर सकते हैं। तो इस थ्रेट से बचने के लिए ये अंतरिक्ष अभ्यास स्पेस एक्सरसाइज पहली बार दिल्ली में कराई गई। और ये किसने कराई, डिफेंस स्पेस एजेंसी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इसने कराई, ठीक है जी। The exercise focuses on wargaming, space-related threats, and ensuring national security in space, integrating India's growing space capability into military operations. जो हमारी स्पेस की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसको मिलिट्री के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, इस पे भी, इस बारे में अंतरिक्ष अभ्यास में चर्चा होगी, ठीक है। तो ये डॉटेड पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पहला, ये ऑर्गेनाइज किसने किया, डिफेंस स्पेस एजेंसी ने, जो कि आता है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स के अंडर में, राइट। एक्सरसाइज का नाम क्या था, अंतरिक्ष अभ्यास, और हुई कहाँ पे थी, नई दिल्ली में। बस इतना याद रखिए। वेटरन फिल्म मेकर फिलिप नॉयस टू रिसीव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IFFI 2024। तो IFFI क्या होता है भाई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया, ठीक है। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड होता है वो सत्यजीत रे जी के नाम पे रख दिया जाता है। और इस बार ये अवार्ड जो है ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर फिलिप नोई को मिल रहा है, ठीक है।
ये गोवा में होगा, हर साल गोवा में ही होता है ये अवार्ड IFFI का। ये डॉटेड पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट था, बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि 2024 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? फिलिप नोई। बस ये याद रखिएगा। यूके राइटर समंथा हार्वी विंस 2024 बुकर्स फॉर 136 पेज नॉवेल ऑर्बिटल। ठीक है, इनको ऑर्बिटल मिला है। 136 पेज का एक नॉवेल है जो इन्होंने लिखा था कोविड टाइम में, और उसके लिए इनको अब बुकर्स मिला है। तो इस साल की बुकर्स विनर कौन है? समांथा हार्वी। ये नाम याद रखिएगा, इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए। ठीक है। इंडियन नेवी टू कंडक्ट 4th एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24। ठीक है जी। तो ये जो सी विजिल है, ये एक एक्सरसाइज होती है जिससे हम अपने कोस्टल एरियाज़ को डिफेंड कर सकें, उसकी तैयारी करते हैं हम लोग। तो इसमें इंडियन नेवी अलॉन्ग विद द कोस्ट गार्ड, ठीक है, ये लोग सी विजिल एक ड्रिल करते हैं, जो इस बार 20 और 21 नवंबर को होगी, 2 दिन के लिए। ये 4th एडिशन होगा सी विजिल का। इससे पहले 3 बार और हो चुकी है सी विजिल, और बोथ इन टर्म्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे हुई है, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल रीच, in terms of magnitude of participation, with involvement of 6 ministries and 21 organizations and agencies, right? तो काफ़ी बड़े लेवल पे होती है ये, क्योंकि हमको सिर्फ अपने लैंड बॉर्डर्स को ही सिक्योर नहीं रखना पड़ता है, हमको अपने जो सी बॉर्डर्स हैं उनको भी सिक्योर करके रखना पड़ता है। ये डॉटेड पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिएगा। सी विजिल 24 इस बार जो है वो पूरे कोस्टल, जहाँ पे भी कोस्टल है एरियाज़, वहाँ सब जगह पे होगा। ठीक है, चाहे वो अंडमान निकोबार तक ही क्यों ना हो, सब जगह पे एक्सरसाइज होगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू होगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें करीब 21 या 20 ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, अलॉन्ग विद इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट? सो कीप दिस इन माइंड। और ये कब होगी? 20 और 21 नवंबर 2024। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस जॉइंस हैंड विद मुथूट ग्रुप टू एक्सपैंड एक्सेस टू इंश्योरेंस सॉल्यूशन। बस इसमें यही है, ये अपने आप में ये करंट अफेयर है, इसमें ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं है। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस और मुथूट ने जॉइंट वेंचर कर लिया है जनरल इंश्योरेंस के लिए। मुथूट के पास अभी तक इंश्योरेंस के लिए कोई जॉइंट वेंचर नहीं था। मैं ये बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं खुद मुथूट में काम कर चुका हूँ। मुथूट इंश्योरेंस नहीं करता था। जैसे लोग नॉर्मली लोन्स के साथ में इंश्योरेंस बेच देते हैं, कभी वो लोन इंश्योरेंस के नाम पे बेच देते हैं, कभी वो लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे बेच देते हैं। अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो जनरल इंश्योरेंस के नाम पे आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेच देते हैं। तो अभी तक मुथूट ये नहीं कर रहा था, पर अब श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने जॉइंट वेंचर कर लिया है मुथूट ग्रुप के साथ में, एंड मुथूट नाउ विल ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग, क्रॉस सेलिंग इंश्योरेंस। NICDC and BIADA signs agreement to develop integrated manufacturing cluster IMC in गया बिहार, राइट? तो पहले समझते हैं कि NICDC होता क्या है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है, ये उस तरह के कॉरपोरेट एरियाज क्रिएट करते हैं, राइट? और BIADA क्या है? दैट इज बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इन दोनों ने मिलके एक
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC गया में खोलने की प्रिपरेशन की है। बस जानने वाली बात इतनी ही है, इसमें यही करंट अफेयर्स है, बाकी थोड़े बहुत डिटेल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। पॉज करिए, आराम से पढ़िए, जूम करके पढ़िए, ठीक है। अरविंदर सिंह सहानी टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। बस यही याद रखना है, अरविंदर सिंह सहानी टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 25 अगस्त को लास्ट चेयरमैन रिटायर हो गए थे, तब से पोजीशन वेकेंट थी। और हमारे सानी साहब जो हैं ये इससे पहले अपना पेट्रोकेमिकल डिवीज़न के हेड थे, और उस टाइम उन्होंने अपने पेट्रोकेमिकल के हेड रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ये अखबारों में भी काफ़ी आए, ठीक है। उसके बाद फिर ये अब चेयरमैन बन गए हैं इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी के, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट। सो हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ IOCL? अरविंदर सिंह साहनी, ओके। Elon Musk and Vivek Ramaswamy given charge of the newly created Department of Government Efficiency। अब ये कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो पहली बार मतलब ये जो हमेशा से रहा हो, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्रिएट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूँ कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने दिमाग की उपज है कि ऐसा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। अब ये डिपार्टमेंट करेगा क्या? It will be an entity, the department will operate outside the confines of government। मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनका एक सर्किल है, एक दायरा है, ये उसके बाहर जाके भी काम करेगा, ठीक है। मस्क एंड रामास्वामी विल पेव द वे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसमेंटल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी स्लैश एक्सेस रेगुलेशंस। जो ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हैं उसको कम कराना। कट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जो ज़्यादा ऊपर का खर्चा होता है उसको कम करना। एंड रीस्ट्रक्चर फेडरल एजेंसीज, जो वहाँ की फेडरल एजेंसीज हैं उनको रीस्ट्रक्चर करना जहाँ जहाँ ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे इंडिया में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, पहले होता था नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, NPCI, ठीक, उसको बना दिया नीति आयोग। तो इसको कहते हैं रीस्ट्रक्चर करना। तो ऐसी ही फेडरल एजेंसीज अमेरिका में भी होंगी, राइट। तो उनको अगर रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है तो इन दोनों के पास में वो पावर है कि ये अपने रिकमेंडेशन पे उन एजेंसीज को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं, प्लस ये रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। The new department will realize long-held Republican dream and provide advice and guidance from outside of government। मतलब ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, पर गवर्नमेंट के ऊपर नज़र रखेंगे और जहाँ चेंज की ज़रूरत है वहाँ बताएंगे और एडवाइस भी करेंगे और गाइड भी करेंगे, राइट। सो दिस इज़ इट। बाकी बुलेट पॉइंट्स इसमें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो काम पूरा करना है इन दोनों के ऊपर दिया गया है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जो लीडरशिप इनको दी गई है, इसमें इनको कुछ डॉटेड पॉइंट्स, कुछ काम बताए गए हैं जो इनको करने हैं, और वो इनको करने हैं बाय July 4th 2026, दैट इज जस्ट आफ्टर 2 years, which will be 250th anniversary of American independence। 250 साल हो जाएंगे अमेरिका को आज़ाद हुए। तो 4 जुलाई 2026 तक जो ट्रंप ने जिस कारण से डिपार्टमेंट क्रिएट करके इन दोनों को यहाँ बिठाया है, वो काम इनको 4 जुलाई 2026 तक पूरा करना है। एलॉन मस्क को आप सब लोग जानते हैं, और विवेक रामास्वामी जो हैं वो रिपब्लिकन हैं। और जब बीच में ये हो रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे रिपब्लिकन पार्टी के वो विवेक रामास्वामी ही थे। बट जब ट्रंप ने डिसाइड किया कि नहीं, ही विल फाइट,
तो विवेक रामास्वामी जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही बैक्ड आउट एंड सेड कि ट्रम्प साहब आप लड़िए, मैं बैठता हूँ, मैं आपके लिए बस कैनवसिंग करूँगा। तो इन्होंने काफ़ी हद तक कैनवसिंग करी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इनकी पूरी टीम में ये एक बहुत ऐसा इंडियन बंदा है जिसने बहुत काम किया है, ठीक है। और एलॉन मस्क को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, टेस्ला एक्स और स्पेस एक्स जैसी कंपनी के मालिक हैं, ट्रिलियनियर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। सो दैट इज़ द एंड। कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्विटी हो, कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चाहें तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, और एक हफ्ते में एक बार आपको ये अपडेट आता रहेगा, जैसे हमेशा आया है, पहले भी आया है, आगे भी आता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ ध्यान से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट चाहे जितना अच्छा हो, अगर आपकी जीएस स्ट्रांग नहीं है तो आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। सो फोकस ऑन जीएस। 1 घंटे का वीडियो हो चाहे 1.5 घंटे का वीडियो हो, पर जीएस पे फोकस रखिए और उन पॉइंट्स को लिखिए, क्योंकि जीएस सिर्फ याद करी जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। यू हैव टू रिमेंबर, यू नीड टू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी टू रिमेंबर जीएस। सो प्लीज़ पे फुल अटेंशन। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।